तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के सबसे आखिरी शासक, जी हाँ, सबसे आखिरी शासक थे खुसरो। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई भी इतना मजबूत शासक नहीं आ पाया, शक्तिशाली शासक नहीं आ पाया, जिसके कारण नए नए लोग सिर उठाना शुरू कर दिए। और ऐसे में एक शासक आया जिसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के सबसे आखिरी शासक खुसरो को मार डाला। जी हाँ, उसका कत्ल कर दिया और राजगद्दी पर खुद बैठ गया। और यहां से शुरू होता है तुगलक वंश का शुरुआत। तो तुगलक वंश की शुरुआत हुई है, गाजी मलिक संस्थापक हैं और जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो को मारकर दिल्ली सल्तनत में तख्ता पलट किया और खिलजी वंश का खात्मा करके तुगलक वंश की शुरुआत की। ये गयासुद्दीन तुगलक जो थे, ये अभी तक के जितने भी सुल्तान थे उन सभी सुल्तानों में इस सुल्तान में थोड़ा सा फर्क है। ये सुल्तान केवल लूट खसोट के लिए नहीं था, ये चाहता था कि अमन, शांति और समृद्धि आए। तो इसने क्या किया, इसने एक राजा की तरह सोचना शुरू किया और सबसे बेहतर तरीका इसने क्या अपनाया कि भ्रष्टाचार ना हो इसके राजतंत्र में। इसके लिए इसने अपने जितने भी अधीनस्थ अधिकारी थे उन सभी को अच्छे वेतन दिए। ठीक है, वेतन अच्छा रहेगा तो भ्रष्टाचार कम रहेगा, लोगों की इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, तो कोई गलत रास्ते पर जाएंगे नहीं। तो शांति और समृद्धि के लिए भी इन्होंने लगातार प्रयास किए और कोशिश रही कि कोई दुखी ना हो। इसके लिए उन्होंने ये चीज किया कि जो कृषक थे, पहले जैसे कृषक अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या था कि 50% कर लगा दिए गए थे, ऐसा नहीं। उन्होंने उनकी कल्याणकारी कार्यों पे ज्यादा काम किया। कृषकों के लिए पानी की व्यवस्था, अच्छे बीजों की व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं का भी करने की जिम्मेदारी गयासुद्दीन तुगलक ने शुरुआत की। मगर कहते हैं ना, दिल्ली सल्तनत में अच्छे राजा चल नहीं सकते, वही चल सकते हैं जो भय का माहौल बना सके, जो इस बात का सूचक हो कि यार वो बहुत खतरनाक है, अगर आप बहुत ही उदारवादी बनेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। वही हुआ 1324 में। मात्र 4 साल चला गयासुद्दीन तुगलक का शासन और 4 साल में रहस्यमयी तरीके से इनको भी मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अगर आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में एक लाइन अगर कहना हो तो ये एक ऐसी सल्तनत थी जिसमें सबसे ज्यादा रक्त रंजित सिंहासन पे लोगों ने आसीन हुए हो, या सबसे ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा कत्ले हुई हो, सब जो है वही राजा बन पाया है जिसने दूसरे को मारा हो। तो 1324 में इनका वध कर दिया जाता है और अगला शासक होता है उनका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश का एक ऐसा शासक जिसने तुगलक वंश में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की। मगर जितनी इसने प्रसिद्धि हासिल की उतना ही ये बदनाम भी हुआ है, क्योंकि ये मूर्खों का राजा या बादशाह या सुल्तान भी कहा जाता है। उसका क्या कारण है, आइए देखते हैं। तो आइए दिल्ली सल्तनत में आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, जी हाँ, रहस्यमयी स्थिति में उनकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक राजगद्दी संभालते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे राजा थे, एक ऐसे सुल्तान थे जिनके बारे में इतिहासकारों ने उन्हें दुर्भाग्यशाली आदर्शवादी सुल्तान के रूप में नवाजा है। ये शब्द दिया है उनको। क्यों दिया है, क्या कारण था इसका, दुर्भाग्यशाली आदर्शवादी? देखिए, उनके पिताजी जो थे गयासुद्दीन तुगलक बहुत ही उदारवादी थे, लोगों को साथ लेकर चलने वाले थे। उसी तरीके से भाई स्वाभाविक बात है, जब पिता ऐसे हैं तो बेटे भी कुछ उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो पूरा शासन काल है 1324 से 1351 तक का जो शासन काल है, इसमें दो अलग अलग चीजें हम निकाल के देख सकते हैं कि 1324 से 1335 तक, यानी कि 1324 से 1335 तक का जो शासनकाल है इनका, यहां पे बहुत समृद्धि होती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, बहुत आगे बढ़ता है, हर चीज बहुत ही अच्छा लगता है। मगर जैसे 1335 के बाद शुरू होता है, 1335 से 1351, यहाँ पे विद्रोह शुरू हो जाता है।
क्या कारण है, किन किन चीज़ों पर हमें फोकस डालना है। अधिकतर परीक्षाओं में जब कभी भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछा जाता है तो 3 बेसिक चीज़ों पे हमें फोकस करना है। उनकी कार्यों को, उन्होंने कौन कौन से ऐसी योजनाएं लाई जो अच्छी तो थी मगर सफल नहीं हो पाई, वो फेल हो गई। तो 3 चीज़ों में हम उसे बांटते हैं। सबसे पहला है राजधानी परिवर्तन, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। अक्सर लोग कहते हैं जब आप बिना काम के, आपका उद्देश्य भी पूरा ना हो और आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करते रहो, तो लोग अक्सर कहते हैं, ताने कसते हैं, क्या दिल्ली से दौलताबाद कर रहे हो। मतलब आपका उद्देश्य भी पूरा ना हो और आप फिजूल में अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो ऊपर नीचे करने में। कुछ ऐसा ही हुआ राजधानी परिवर्तन को लेके मोहम्मद बिन तुगलक के इस डिसीजन में। 1326-27 में इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद उन्होंने नाम दिया था, जिसको देवगिरी कहा जाता है। यादव राजवंश में देवगिरी महाराष्ट्र में एक स्थान है, वहां पर इन्होंने दौलताबाद नामक स्थान का जो है निर्माण किया और उस स्थान को क्या दिया गया, दिल्ली के रूप में स्थापित किया गया, उसे एक कैपिटल के रूप में। तो उसका कारण क्या था, क्या कारण था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को छोड़ राजधानी देवगिरी यानी कि दौलताबाद को बनाने का सोचा। इसका मुख्य कई कारण हैं, वो कारण हम लोग समझते हैं। पहला कारण है दौलताबाद भारत के मुख्य केंद्र में आ रहा था। मतलब यदि आप भारत का नक्शा देखें, अगर आप भारत का नक्शा देखें तो दिल्ली आपका यहाँ है और आपका दौलताबाद आपका यहाँ, यानी कि एक तरह से उत्तर और दक्षिण का मध्य था। विंध्य पर्वत जो है आपका, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, उसके पास। तो कहीं ना कहीं मेन कारण ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक भारत के मध्य में रहकर भारत के पूरे भूखंड पर नजर रखना चाहता था। पहला तो ये हो गया। दूसरा, दक्कन पे नजर रखना था, क्योंकि अधिकतर तुर्क शासक उत्तर के क्षेत्रों में ही जो है अपना पूरा सैन्य ताकत लगा देते थे और दक्षिण पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। इसके लिए भी दौलताबाद जाकर राजधानी करना इनकी एक वजह बनी। इसके अलावा इतिहासकार ये भी कहते हैं कि लगातार उत्तर की तरफ से आने वाले मंगोल, जी हाँ, चंगेज खां, ये जो खाना बदोश शिकारी थे, भूखे भेड़िए की तरह, इनकी सेना लगातार भारत में हमला करती थी, लूट खसोट करती थी और उनसे बचने के लिए भी कहीं ना कहीं दौलताबाद दूर था। इसलिए एक तरह से समझ लीजिए उस जमाने में जो राजधानी होती थी वही बैंक होते थे इनके, वहीं पर इनके सारे खजाने होते थे। तो ये अपने पैसों को भी बचाने के लिए यही सोचा गया कि क्यों ना हम दौलताबाद को अपना राजधानी बनाते हैं, जिससे मंगोलों से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा, उनकी आक्रमण से बच जाएंगे। दूसरा, दक्कन पे नजर रहेगी यानी दक्षिण पे नजर रहेगी। और तीसरा जो है आप भारत के केंद्र में रहोगे। तो ये सोचकर इन्होंने जो है राजधानी परिवर्तन किया। ठीक है, मगर भाई आपने परिवर्तन तो कर लिया, आपने हर चीज कर लिया, मगर ये जो आने जाने में जो इतना समय लगा, जो आपने स्थानांतरण किया, उसका खर्च बहुत बैठा। रास्ते में कई सारे इनके अधिकारी, कई सारे इनके सैनिक बीमार पड़े और मर गए। इसके अलावा दिल्ली की गर्मी और दौलताबाद की गर्मी एक जैसी नहीं है, न दिल्ली का वातावरण और दौलताबाद का वातावरण एक जैसा है। दूसरी चीज, पानी की कमी। विदर्भ का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वहां पर सूखा पड़ता है और सूखा पड़ने पर कहीं ना कहीं अगर आपका कामकाजी क्षेत्र है वो, अगर आप उसे अपनी राजधानी बनाते हैं तो वो भी प्रभावित होगा। तो उन्होंने वहां की भौगोलिक संरचना का सही से स्टडी नहीं किया, जिसके कारण ये योजना विफल रही। इसके बाद दोआब का करारोपण, जो दोआब का क्षेत्र था यानी कि जो हमारे गंगा जमुना मैदानी क्षेत्र थे, जो वो उर्वरक भूमि है, वहां पे अच्छी खासी फसल पैदा होती है, कृषि अच्छी होती थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी। देखिए कितने डिसीजन इनके नेगेटिव जाते हैं। इन्होंने कहा आपकी जमीन अच्छी है, आपके यहाँ फसल अच्छी होती है, तो एक काम करते हैं आपके यहाँ कर भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, बाकी जगह पे भाई अच्छी जमीन नहीं है तो उनका कर कम करते हैं, और दोआब के क्षेत्र का इन्होंने कर बढ़ा दिया। कर मतलब टैक्स, इन्होंने टैक्स तो बढ़ा दिया, मगर जो खेती बाड़ी है वो मौसम के अनुसार बढ़ता या घटता है, जो उसकी पैदावार है वो मौसम के अनुसार
अगर अच्छी बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी। मगर इत्तेफाक से जो है 1326 में वर्षा बहुत कम हुई, अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो आखिर ये कर हम देंगे कैसे? लोग बहुत ही गुस्से में थे कि यार एक तो फसल नहीं हुई, ऊपर से टैक्स बढ़ा दिया। तो लोगों ने क्या किया, खेती बाड़ी ही छोड़ दिए, भूमि छोड़ दी और उस राजमार्ग से जाने वाले तमाम लोगों को लूटना शुरू कर दिया। एक तरह से दंगाई हो गए, जो मिल जाए उसको लूट लो, ठीक ना। इससे एक नुकसान तो ये हुआ, जो खेती बाड़ी होती भी थी वो भी गया, और जो खेती बाड़ी से जो टैक्स मिलता था वो भी गया। मतलब जो पुराना मिल रहा था वो भी नहीं मिला, और जो नया मिलने के चांसेस इन्होंने बना के रखे थे वो वर्षा न होने के कारण भी चला गया। तो इसके कारण क्या हुआ, ये अराजक तत्व एक तरह से फैल गया, जो लोगों के बीच में गुस्सा पैदा हुआ। खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो पा रही है, राजा के प्रति लोगों का विश्वास डगमगाया। ऐसे में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक डिपार्टमेंट बनाया, एक अपने सिपह सलार को उन्होंने बनाया दीवाने कोही। दीवाने कोही का काम क्या था, एग्रीकल्चर से संबंधित तमाम डिसीजन लेने, कृषि से संबंधित तमाम ऐसे निर्णय लेने जिससे कृषि का विकास हो सके। तो उन्होंने कितनी चीजों पे किया दीवाने कोही में? उन्होंने पहला कहा कि वहां की जो जमीन है, दोआब की जो जमीन है, उसकी देखरेख करने का काम किसका होगा, दीवाने कोही का होगा, देखभाल करो। इसके बाद फसल चक्र, एक ही फसल लगातार मत बो, उसको पलट के, यानी कि एक बार एक फसल आपने बोया तो अगली बार कोई और फसल बोइए। इसके बाद अच्छे नस्ल के बीज, अच्छे हाइब्रिड बीज देने का काम किया गया, और भूमि में वृद्धि करने का भी काम दीवाने कोही के अंतर्गत किया गया। तो राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद किए, कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, सैनिकों का नुकसान हुआ, जान माल का हानि हुआ, संपत्ति का हरण हुआ, प्लस आपका जो समय लॉस हुआ वो सबसे बड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं सल्तनत काल में समय ही सबसे बड़ी कीमती है, क्योंकि किसी का शासनकाल 4 साल से ऊपर चला नहीं। तो आइए अगला देखते हैं। दूसरा इनका जो मुख्य काम आता है वो है सांकेतिक मुद्रा। जी हाँ, सांकेतिक मुद्रा। जब आपसे कभी भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछा जाएगा तो ये जरूर पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे कौन कौन से काम कर दिए जिसके कारण इसे मूर्खों की श्रेणी में रखा जाता था। पढ़ा लिखा, जानकार, इतना हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति, मगर फिर भी ये डिसीजन जो भी लिया वो सब फेल क्यों हो गए? क्योंकि इसने सही से स्टडी नहीं किया उस समय, उस परिस्थितियों को, कि इसका आउटकम क्या निकलेगा, अगर हम ये चीज लागू करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, लोगों के बीच में ये किस तरीके से जाएगा, कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो आइए पहले देखते हैं क्या होता है। तो 1326 में इन्होंने तमाम काम किए, नेगेटिव हुआ, हार माने, पीछे हटे, बट फिर भी बंदा एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है, सांकेतिक मुद्रा 1330 में। इसमें इन्होंने क्या किया कि भैया सोना चांदी जो है, जो आपके पास सिक्के हैं, अब वो उनकी जगह पर हम कांच के सिक्के चलाएंगे। जी हाँ, कांच के सिक्के इन्होंने चलाना शुरू किया, और इन्होंने ये कह दिया कि कांच के सिक्के सोने और चांदी के सिक्के के बराबर है। कैसे बराबर है भाई? ऐसा आपने क्या कर दिया कि कांच के सिक्के सोने चांदी के सिक्के के बराबर हो गए। इन्होंने अपने यहाँ जो प्रिंट करवाया था, जो ठप्पा लगवाया था, जो टकसाल में बनवाया था इन्होंने, वो कांच से बनवाया, उन्होंने उस पर अपना नाम, अपना जो भी लिखवाना था ये उन्होंने लिखवाया था। तो एक कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी थी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का ये सिक्का है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कांच का बना दिया, मगर यहाँ तो सोने पे सुहागा हो रहा है भैया। शेर को सवा शेर मिल गए। क्या मिल गए? भारत के कारीगर। भारत के कारीगर इतने चालाक हैं, इतने होनहार हैं, उन्होंने वैसा ही हूबहू कांच का सिक्का मार्केट में अपना चला दिया। मतलब अगर राजा की तरफ से 10 सिक्के अलॉट हुए हैं, 10 सिक्के जारी किए गए, मार्केट में पहले से 100 सिक्के घूम रहे हैं। अब वो 100 सिक्के कहां से आए कोई पता नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतनी बारीकी से बनाते थे डुप्लीकेसी। आज जो आप नोट, जाली नोट बन रहा है, ये आज के जमाने से नहीं, ये मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने से बन रहा है। तो तब के लोग भी उसी तरीके से सिक्का बना लेते थे। तो नकली सिक्के आ गए, बाजार से चांदी व सोने के सिक्के गायब। जब हमको चांदी और सोने के बराबर कांच मिल रहा है, कांच का वैल्यू उतना ही हो गया है जितना कि सोना और चांदी, तो सोना चांदी क्यों ना गला की हीरे जवाहरात बना ले, आभूषण बना ले। तो मार्केट से सोने चांदी गायब हो गए। अब दिक्कत क्या आई? सबसे बड़ी बात, आप अपने देश में चला सकते हो, दूसरे देश में थोड़ी ना कोई बेवकूफ बैठा है कि वो आपका कांच का जो सिक्का है वो सोने के बराबर समझेगा। तो विदेशी व्यापार बहुत प्रभावित हुआ।
जो विदेश से जो व्यापारी आते थे वो तो सोने और चांदी में ही डील करते थे, कांच के सिक्के में डील नहीं करते थे। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता था। आखिरकार थक हार कर इन्होंने कहा कि भैया मार्केट में जो भी कांच है वो आप सब हमको वापस कर दो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम थक गए। यानी कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जो आप 500 के नोट बैंक में ले जाके जमा कर रहे थे ये जो 500 के नोट बैंक में जमा किए गए ना, और फिर हम लोग बाद में 2-2 हजार का नोट पाए, तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ये इतिहास में भी मोहम्मद बिन तुगलक ने कर लिया और कांच के जितने भी सिक्के थे उसने लिए और उसके एवज में चांदी और सोने के सिक्के दिए। अब सोचिए जरा, कांच का सिक्का लेकर सोने और चांदी का सिक्का जब आप जनता को दोगे तो कहीं ना कहीं खजाना तो खाली हो ही जाएगा। यानी कि 1326 से 1330 तक, यानी कि 4 साल में इन्होंने अपने खजाने को काफी नुकसान पहुंचाया। आमदनी तो हुई नहीं, जितने भी प्रयोग किए सब विफल हुए। आपने कैपिटल ट्रांसफर किया, राजधानी को आपने दौलताबाद बनाया, तब आपका काफी खर्चा आपका हुआ, वो नुकसान। फिर आपने दोआब में क्षेत्र में कर बढ़ाए, जो टैक्स मिलते थे वो भी चौपट हो गए, वो भी टैक्स नहीं मिला, किसानों ने किसानी छोड़ दी, लूट मार करने लगे, ठीक है, तो वहां नुकसान हुआ। फिर 1330 में आपने सांकेतिक मुद्रा ला दिया कि कांच के पैसे, कांच का सिक्का सोने चांदी के बराबर हो गया। भैया आप राजा हो नो डाउट, मगर आप ऐसी चीज तो मत बोल दो कि सूरज नहीं ये चांद है, सूरज और चांद बराबर हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। हर चीज का अपना एक महत्व होता है। तो ये हो गया आपका सांकेतिक मुद्रा, यानी 2 चीजें आपका विफल हो चुका है, राजधानी परिवर्तन, दोआब करारोप, राजधानी परिवर्तन और दोआब का करारोपण, फिर सांकेतिक मुद्रा। अब आते हैं विजय की महत्वाकांक्षी योजनाएं, और तीसरा था विजय की महत्वाकांक्षी योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक भी चाहता था कि वो उसकी विस्तारवादी योजनाएं जो है वो उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत पर समान हो और वो एक छत्र राज करे। इसके लिए उसने खुरासान नामक स्थान पर एक योजना बनाई। इसके लिए उसने संपूर्ण भारत पे विजय प्राप्त करना चाहता था और इसके लिए उसने एक योजना बनाई, और योजना भी ऐसी कि 3,70,000 सैनिकों की पूरी एक फौज तैयार की, खुरासान नामक स्थान पर चढ़ाई करने के लिए। अब खुरासान पर उसे युद्ध करना था और उसे अपने कब्जे में लेना था, तो इसके लिए उसने पूरी तैयारी करके रखी और बड़े पैमाने पर उसने सैनिकों की तैयारी की और 1 साल का एडवांस सैलरी भी दिया, अग्रिम वेतन 1 साल का उसने दिया। हर चीज तैयार, सब कुछ तैयार। बाद में उसने जब खुद को एनालाइज किया, क्यों? क्योंकि 2 बार वो धोखा खा चुका था अपने निर्णय से, और तीसरी बार उसे लगा कि यार मैं पहली बार मैंने एक योजना बनाई वो विफल रहा, दिल्ली से दौलताबाद करके मैंने आखिर में हार चुका हूं, वो मेरा निर्णय सफल नहीं रहा। सांकेतिक मुद्राएं मैंने लागू की, वो नहीं सफल रहा। ऐसा तो नहीं कि 3,70,000 की सेना लेके खुरासान पे हमला करने पर अगर मैं विजय न हुआ तो मेरी पूरी शासन सत्ता भी गिर जाएगी, और उसने इस कदम को पीछे ले लिया। अब इस कदम को पीछे लेने को हुआ क्या? आपने जो इतनी बड़ी सेना तैयार की थी, जिसके लिए आपने 1 साल का एडवांस पेमेंट भी करके रखा था, अपना खजाना खाली कर दिया, क्या हुआ? वो सेना बेकार हो गई। उतनी सेना की जरूरत नहीं थी उस पर्टिकुलर जगह पे। आखिरकार बेरोजगारी, निराशा, हताशा, तमाम चीजें प्रजा के बीच में जो है स्थापित होने लगी, और इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक का तमाम निर्णय विफल होते गए और 1351 में इनकी मृत्यु हो गई। 1351 में आखिरकार इस दुर्भाग्यशाली आदर्शवादी सुल्तान का देहांत हो गया और फिरोज शाह तुगलक ने शासन सत्ता संभाली। तो आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने कैसे अपने तुगलक वंश को आगे बढ़ाया। तो 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसके भतीजे फिरोज शाह तुगलक ने शासन सत्ता संभाली। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक 1351 में अपने चाचा जी के देहांत के बाद, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के देहांत के बाद इसने राजगद्दी संभाली, और जो जो गलतियां मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी पहले तो उसको सुधार किया गया। तो सबसे पहला इसने काम क्या किया कि जितने भी व्यवस्थाएं चरमराई थी, यहाँ वहां हुई थी, उन सबको सही किया गया। इसने जितने भी उलेमा थे और जो भी उत्तराधिकारी थे जिनके अधिकारों का जो है लिया, जिनके अधिकारों को खत्म किया गया था, उन लोगों को वापस उनके अधिकार दिए गए। तो उत्तराधिकारियों को खुश करना था, जो तमाम अलग अलग पदों पर लोग काबिज थे उनको खुश करना था,
तो ये बंदा कहीं ना कहीं लोगों को खुश करने में ही अपना पूरा समय निकालता रहा। इसने इक्ता व्यवस्था को वापस से लागू किया गया, यानी कि जो जमीनें लोगों को दी जाती थी उस व्यवस्था को इसने वापस लागू किया कि जो हमारे सिपह सालार हैं, जो हमारे सरदार हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उन लोगों के पास जो जमीनें हैं उनकी से कर अपने अनुसार लिया जाए या छोड़ दिया जाए। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के पहले ब्राह्मणों से जो है जजिया कर नहीं लिया जाता था, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं, जो कि मुझे विश्वास नहीं है, फिर भी लिखा गया है, तो ये मान के चलते हैं। मगर फिरोज शाह तुगलक ने अपने उलेमाओं को ये दिखाने के लिए कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, उसने जजिया कर इस बार जो है ब्राह्मणों पर भी लगाया और अन्य हिंदुओं पर भी लगाया, तो जजिया कर सब पे लग गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक केवल अपने निकटतम दिल्ली के नजदीक के जो राज्य थे वहीं तक अपना नियंत्रण कर पाते थे, दूर तक का इनकी जो नजर थी वो पहुंच ही नहीं पाती थी। जैसे कि इन्होंने लगभग दो बार बंगाल पे इन्होंने हमला किया, 2 बार बंगाल पर इन्होंने हमला किया और दोनों बार विफल रहे। बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि नहीं, हम तुगलक वंश के अंतर्गत नहीं आते, हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं आते, हम एक स्वतंत्र राज्य हैं। 2 बार हमला करने पर भी ये हार गए। उसके बाद उड़ीसा का जजनगर, जिसे हम उड़ीसा कहते हैं, उस समय भी यहाँ भी इन्होंने युद्ध किया, बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, मगर यहाँ भी इन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। फिर ये गुजरात में भी हमला किए और गुजरात के भी क्षेत्र पे इन्होंने कब्जा करने का पूरा कोशिश किया। हाँ, मिला, सफलता मिला, मगर जो सफलता इनको मिलनी चाहिए थी वो सफलता बहुत महंगी पड़ी और इस तरीके से ये कई जगह पे इनकी जो सेना थी वो तितर-बितर हुई। इसके बाद इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे, फिरोज शाह तुगलक ने कुछ अच्छे काम किए थे, वो थे सामाजिक कार्य और पर्यावरणीय, जैसे सड़कें बनाना, नहर, तालाब, कुएं, अस्पताल, ये इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। इन्होंने एक दारुल शफा करके एक धर्मार्थ कार्य भी किया था, जिसमें मरीजों को निःशुल्क दवाइयां और भोजन भी मिलते थे। क्या नाम था उसका? दारुल शफा। ठीक है। इसके बाद 1388 में इनकी मृत्यु होती है। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है और अब देखिए मृत्यु होती है तो स्वाभाविक सी बात है, तुरंत कई सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई अब मेरी बारी है, मैं जो है सुल्तान बनूंगा। तो 1388 में जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है तो इनके पौत्र जो है अबू बकर, वे जो है राजगद्दी पर बैठाए जाते हैं। मगर फिरोज शाह तुगलक के जो गुलाम थे उन लोगों ने यहाँ अपना दिमाग लगाया और उसके किसी एक पुत्र जिसका नाम मोहम्मद था उसको सत्ता के रूप में, उसको सुल्तान के रूप में आगे प्रमोट किया। यानी एक तरफ अबू बकर खड़े हो गए और दूसरी तरफ सुल्तान के रूप में मोहम्मद। अब मोहम्मद सुल्तान बने या अबू बकर बने, कौन बनेगा, इस बारे में जो है ज्यादा से ज्यादा टेंशन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश में होने लगा और आखिरकार मोहम्मद जो है वो जीतते हैं और उनको समर्पण करना पड़ता है अबू बकर को कि हाँ भाई आप ही सुल्तान हो। मगर इन तमाम कश्मकश में एक धीमी कदमों से, सन्नाटे के साथ, शांति के साथ एक बहुत बड़ी आंधी दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी और वो था तैमूर की आंधी। जी हाँ, तैमूर जो है वो दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए तैयार था और उसने दिल्ली पर आक्रमण कर भी दिया और ये तमाम लोग जो सुल्तान बनने के ख्वाब देख रहे थे सब धरे के धरे रह गए। आइए देखते हैं क्या तबाही मचाई थी तैमूर ने। तो तुगलक वंश के अंतिम शासक जो कहे जा सकते हैं, तो तुगलक वंश में वो एक धीमी आंधी की तरह आया और तुगलक वंश को निस्ते नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, एकदम से कहीं का नहीं छोड़ा और वो था तैमूर। तैमूर तुर्कों की चुगताई शाखा के मुखिया का पुत्र था जो कि समरकंद में जिसका जन्म हुआ था। तैमूर बचपन में किसी कारण से उसे पैर में चोट लग गया जिसके कारण वो लंगड़ा के चलता था, मगर कभी भी ये लंगड़ाना उसके लिए अभिशाप नहीं साबित हुआ। उसने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया था, बड़े से बड़े युद्ध में भी वह अपने दम पर युद्ध को जीतने की काबिलियत रखता था। तैमूर ने लड़ते हुए, मार काट करते हुए मुल्तान पर विजय प्राप्त की और खुद को रावी नदी के किनारे तक पहुंचा दिया और 1398 में वह रावी नदी को क्रॉस करते हुए सिंधु और झेलम नदी को पार करके पीर मोहम्मद से आकर मिल गया। यहाँ पर जो तुगलक वंश के जो तमाम राजा थे वो इतने कमजोर हो चुके थे कि वो तैमूर की इस आंधी को
रोक नहीं पाए और तैमूर ने आकर यहाँ बड़े पैमाने पर नरसंहार किया, लूटपाट किए और भारत की बड़ी सी संपत्ति जो धन संपदा थी वो यहाँ से लूट कर ले जाने लगा। 15 दिन के लिए वो दिल्ली में भी रुका और इस लूटपाट में उसने ना मुस्लिम देखा ना हिंदू देखा। उसने केवल बर्बरता की, नरसंहार किए और जो पाया वो सब अपने साथ ले गए। ले जाते समय उसने लाहौर में अपने सेनानायक खिज्र खां को वाइसरॉय बनाया उसने कि अब मैं जा रहा हूं, तुम यहाँ की पूरी भागदौड़ संभालना। ये कहीं ना कहीं कहानी कुछ वैसी ही है जैसा मोहम्मद गौरी के समय हुआ था। तो तैमूर खां समझ लो मोहम्मद गौरी कि जो आया पृथ्वीराज चौहान से लड़ा और पृथ्वीराज चौहान को हरा के अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सारा चीज संभालने को देता है। बस वही तरीका तैमूर ने भी किया और अपने सेनानायक खिज्र खां को लाहौर में ये तख्त देता है कि अब तुम्हें यहाँ का सारा जो सल्तनत है उसे तुम्हें संभालना है और यहाँ से अच्छी चीजें, धन धान्य, महिलाएं, ऐशो आराम की चीजें वो उसे तैमूर के पास भेजनी है। तो इस तरीके से तुगलक वंश का अंत होता है। उसके बाद शुरू होता है खिज्र खां जो यहाँ पर आकर वाइसरॉय के रूप में बनता है। उसने शुरू की अपनी एक नई वंशावली, सैयद वंश। ठीक, आइए देखते हैं सैयद वंश का कैसे उदय होता है और क्या उदय कहें और क्या पतन कहें, उगते देरी नहीं अस्त हो गया। तो अब आगे के दो वंश बचते हैं हमारे पास, सैयद वंश और लोधी वंश। चलिए देखते हैं।